नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्व इंस्टीट्यूट। आयनिक इक्विलिब्रियम में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। जो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं उन्हें हम जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड मानते हैं, और जो पार्शियली डिसोशिएट हो रहे हैं, थोड़ा सा डिसोशिएट हुए तो कुछ डिसोशिएटेड और कुछ अनडिसोशिएटेड पार्ट के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वीक एसिड वीक बेस का। देखिए, जैसे कोई भी वीक एसिड हम लेते हैं, कार्बन के तो आप जानते हैं सारे के सारे एसिड वीक होते हैं, तो कार्बन का कोई भी एसिड अगर हम लेते हैं तो वो थोड़ा सा ही डिसोशिएट होगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि पानी में ये एसिड बहुत थोड़ा सा डिसोशिएट होगा और डिसोशिएशन के बाद अपना कॉन्जुगेट बेस बना लेगा, ठीक है, और सॉल्यूशन में एच कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब उस सॉल्यूशन में एच कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ना, वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा, वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी ये बात सीधी सीधी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि कोई भी वीक एसिड जब डिसोशिएट होगा तो उसका कुछ डिसोशिएटेड पार्ट और कुछ अनडिसोशिएटेड पार्ट, उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से कुछ मोल टूट गए तो कुछ डिसोशिएटेड हैं और कुछ अनडिसोशिएटेड हैं, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, तो जहां इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। और उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब तक हम Kc, Kp इस तरह के नाम देते आए हैं। बस यहाँ पर भी वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, बस इस बार उसका नाम बदल जाएगा। हम उसका नाम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी कह सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड इज C, दैट इज C मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के C मोल है। अब ये जितना टूटेगा, इसके जितने मोल डिसोशिएट होंगे उतने मोल हाइड्रोनियम के और एसीटेट आयन के बनेंगे। अब इसका 1 मोल टूटेगा तो आप देख सकते हैं इसका 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा। अगर इसमें से x मोल टूट गए तो इसके x मोल बनेंगे, इसके भी x मोल बनेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म होती है जिसको हम बहुत बार इस चैप्टर में यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज मोल डिसोशिएटेड आउट ऑफ टोटल। टोटल C मोल थे, उसमें से X डिसोशिएट हुए हैं। टोटल मोल C हैं, उसमें से X डिसोशिएट हो गए, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? C इंटू अल्फा। तो हम यहां पर X की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको अब तक हम Kc कहते थे, बस इस बार उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम हो जाएगा Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। A स्टैंड फॉर एसिड। ये कैसे निकलता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते आए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। तो दिस इज C अल्फा, C अल्फा, C माइनस C अल्फा, तो फाइनली इट इज C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत बहुत कम है तो हम उसको 1 के कंपैरेटिवली नेगलेक्ट भी कर देंगे। तो आप देखेंगे कि C A इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा इज इक्वल टू Ka अपॉन C। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, इसी को हम कहते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। दिस इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी वीक एसिड या वीक बेस की, उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन याद रखिए, ये सारा कॉन्सेप्ट
वीक एसिड के लिए है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड तो ऑलमोस्ट 100% उड़ जाएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड 100% उड़ गया तो प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा बने हैं, रिएक्टेंट बहुत 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 ना के बराबर रह गए होंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए वहाँ पर उनकी के ए वैल्यू को जनरली ये लिख देते हैं कि वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उनकी के ए वैल्यू डिफाइन नहीं करते, उनकी के ए वैल्यू को लिखते नहीं और बोल देते हैं कि जी ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो 100% डिसोशिएट हो चुके होते हैं। तो यहाँ से जो हमारे सामने फॉर्मूला आता है दैट इज के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा को हम यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, जो भी नेगलेक्ट करते हैं हमेशा प्लस और माइनस से करते हैं, सी अल्फा स्क्वायर, तो दैट इज अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी। अब एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ कि चलिए मेरे पास दो एसिड हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक एसिड है, मैंने दोनों एसिड को डाइल्यूट कर दिया, स्ट्रॉन्ग में भी पानी डाल दिया वीक वाले में भी पानी डाल दिया, तो स्ट्रॉन्ग वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? जी हाँ, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि वीक वाले की भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन नहीं, वीक वाले में जब आप पानी डालेंगे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। या फिर आप ये भी देखिए कि जब वाटर आप ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? अकॉर्डिंग टू लीच-एटले प्रिंसिपल, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यानी एच कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ने लगेगी। जो सॉल्यूशन जितने ज्यादा एचाइन पोजेस करता है या जो एसिड जितने ज्यादा एचाइन डिसोशिएट करता है, फर्निश करता है, वो उतना खतरनाक एसिड माना जाता है। तो वीक एसिड में जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो ज्यादा एचाइन देगा। अब एक बात सोचिए कि जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर कोई एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत ज्यादा डिसोशिएट होगा, बहुत ज्यादा एचाइन देगा, तो के की वैल्यू हाई आएगी। इसका मतलब हायर के ए मीन्स हायर एसिडिक स्ट्रेंथ, मीन्स हायर बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, हायर एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा के ए की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी। उसी तरह डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा सब्सटेंस टूटेगा, उतने ज्यादा सॉल्यूशन में एचाइन होंगे। के ए की वैल्यू केवल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। आप कंसंट्रेशन को कम ज्यादा कर लो, है ना, के ए की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इनिशियल कंसंट्रेशन कम लो या ज्यादा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू केवल और बार बार बोल रहा हूं, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अच्छा जी, तो जैसे कि भाई मान लेता हूं मेरे पास कुछ एसिड हैं, जैसे HA, HB, HC और HD, ये मेरे पास 4 एसिड हैं, ऑल आर मोनोबेसिक एसिड। तो चारों ही एचाइन लूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं जी इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.2 10⁻⁻⁴। इसकी जो कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज 2.5 10⁻⁻3। इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है लेट इट बी 10⁻⁻5, और इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6। तो अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अभी तो हम ये देख ही चुके हैं ना कि जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा खतरनाक एसिड माना जाएगा, जिसकी जितनी ज्यादा के ए वैल्यू होगी। तो सबसे कम के ए वैल्यू है HD की, उससे ज्यादा है HC की, उससे ज़्यादा है HA की, और सबसे ज़्यादा जो बाहुबली है हमारे वो है HB। तो ये हो गया है यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और ये हो गया इन सब में सबसे वीकेस्ट एसिड। ये इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये इन सब में सबसे वीकेस्ट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट। इसका मतलब जितनी ज़्यादा के की वैल्यू होगी वो सब्सटेंस उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी के की वैल्यू जितनी कम होगी उतना कम एसिडिक होगा। आपको के की वैल्यू किसी भी एसिड के लिए याद नहीं करनी है,
क्वेश्चन जो आता है उसमें जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ के की वैल्यू गिवन होती है, जैसे क्वेश्चन मैंने भी बताया। अब ऐसे तो हजारों एसिड, आप किस किस की के वैल्यू याद करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ को हम वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो फिलहाल ये तो एक बात हुई। अब जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया मैंने कि 0.1 मोलर एसिडिक एसिड है जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट 1.8 10⁻⁻⁵ है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन, सभी आयंस की कंसंट्रेशन बताइए। नो प्रॉब्लम, सभी आयंस की कंसंट्रेशन बता देंगे हम। तो देखिए एसिडिक एसिड डिसोशिएट हुआ तो बनेगा एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। ओके रिपोर्ट। अभी इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, यानी 1 लीटर में इसके 0.1 मोल हैं, 1 लीटर में इसके 0.1 मोल हैं। तो यार इसमें से अगर x मोल टूट गए तो x इसके बनेंगे, x इसके बनेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। x को नेग्लेक्ट कर दो नीचे से, तो x स्क्वायर अपॉन में 0.1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1.8 10⁻⁻5 इंटू में 0.1, सो 1.8 10⁻⁻6, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 10⁻⁻6। देखो इसको थोड़ा सा गेम करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो अगर मैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, नहीं जा रहा, ये अराउंड 1.8 है, हमारा आ रहा 1.12, 1 इंटू 2 करूंगा, यानी 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, नहीं बनेगी बात। 13 का करेंगे तो 169 तक जा रहा है, तो अभी 13 से ज़्यादा है। 14 का करूंगा तो 196, यानी कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 13 और 14 के बीच में है, यानी 1.3 और 1.4 के बीच में। तो राउंड ऑफ करके भी अगर मैं मानूं तो 1.34 के आसपास इंटू 10⁻⁻3, ये मेरा x आ गया। व्हाट इज x, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन मेरी निकल गई 1.34 10⁻³ मोलर। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी निकल गई 1.34 10⁻³ मोलर, क्योंकि वो भी x है। और एसिटिक एसिड की कितनी हो गई, दैट इज 0.1 माइनस x को हम नेग्लेक्ट कर ही देते हैं, 0.1 मोलर। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन। Now we can also find out the degree of dissociation। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, टोटल मोल में से कितने मोल डिसोशिएटेड हुए हैं, मोल डिसोशिएटेड आउट ऑफ टोटल, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो x की वैल्यू हमारे पास है 1.34 10⁻³ 1.1। अगर ये मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं 100 से इंटू कर दूंगा, अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो मैं 100 से इंटू करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 1.34%, राइट। तो बहुत कम टूटते हैं। वीक एसिड आप खुद ही देख रहे हो कितना टूटा है बेचारा, बहुत बहुत कम टूटा है। 1% से थोड़ा सा ज़्यादा 1% से थोड़ा सा ज़्यादा टूट रहा है, 2% भी नहीं टूट रहा, तो बहुत कम एसिडिक होता है। अब जैसे अगर मैं कार्बन का तो कोई भी एसिड लूंगा वो वीक एसिड होगा। जैसे मैं वीक एसिड की मैं बात करूं, HCN वीक है, HCN वीक है, HOCl वीक है, HOBr वीक है, HF थोड़ा वीक है, ठीक है ना। HCl लेकिन स्ट्रॉन्ग है, HBr और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HI तो इन सब का बाप है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, HNO2 भी स्ट्रॉन्ग है, HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर्मिक एसिड वीक है, एसिटिक एसिड वीक है, कार्बन के तो आंख बंद करके वीक कर दो, H2CO3 वीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड वीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड वीक एसिड है। अच्छा, फिनॉल, कार्बन आ गया आंख बंद करके वीक कर दो, बेंजोइक एसिड आ गया, कार्बन आ गया आंख बंद करके वीक कर दो, ठीक है। कोई भी एसिड है, मतलब लाइक सिट्रिक एसिड है, वीक है यार। अब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एसिड कंज्यूम कर रहे हैं, नींबू निचोड़ के खा रहे हैं सलाद पे, तो नींबू में क्या सिट्रिक एसिड है, लेकिन कोई ऐसा तो है नहीं कि बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। एप्पल है तो उसमें मैलिक एसिड हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एसिड किसी ना किसी सब्सटेंस में ऑर्गेनिकली हमें मिल रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी। तो ये सब वीक एसिड की एक पूरी की पूरी जमात हमारे सामने है। इन सब की अपनी कुछ ना कुछ Ka वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन आपको याद नहीं करनी है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ब्रैकेट में कहीं ना कहीं वो गिवन होती है, और अगर फाइंड आउट करने को भी कहता है तो बाकी हम फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट भी कर सकते हैं।
राइट। तो ये तो बात हुई वीक एसिड की। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है वीक बेस क्या है। वीक बेस कोई भी सब्सटेंस जो बहुत कम एच आयन एक्सेप्ट कर रहा है या बहुत कम ओ एच आयन दे रहा है, वो हमारे लिए वीक बेस माना जाएगा। नाइट्रोजन के सारे बेस वीक होते हैं। नाइट्रोजन अगर आप कहीं भी देख लेते हैं तो वो आपको वीक बेस की कैटेगरी में मिलेगा, चाहे वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, है ना, चाहे वो हाइड्रोक्सिल अमीन हो NH2OH हो, चाहे वो हाइड्राजीन हो, ये सब वीक है। चाहे आप मिथाइल अमीन की बात करें, चाहे आप अमोनिया की बात करें, चाहे आप डाई मिथाइल अमीन की बात करें, चाहे आप ट्राई मिथाइल अमीन की बात करें, C5H5N पायरिडीन की बात करें, कुछ भी ले लें, नाइट्रोजन के बेस वीक ही होते हैं। तो इनकी भी अपनी कुछ ना कुछ Kb वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी? Kb। जैसे एसिड के लिए होती है Ka वैल्यू, उसी तरह बेस के लिए होती है Kb वैल्यू, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस भी हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं वफा का वो बहार तूने दी। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोशिएट होगा तो अमोनियम आयन सॉल्यूशन में आएंगे और OH आयन भी सॉल्यूशन में आएंगे। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो OH आयन फर्निश करता है वो दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस बेस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक आर्हेनियस बेस है, क्योंकि पहले तो ये पानी में टूटेगा, ठीक है, आयनाइज हो रहा है, टूट रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, अमोनियम आयन और OH आयन। तो सॉल्यूशन में जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन में H आयन कितने हैं, उसी तरह से सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि OH आयन कितने हैं। तो यहां पर भी हमारी जो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, देखो हम उसको फिर दोबारा ले लेते हैं, बाहर तो नहीं जा रहा, आ रहा है, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देखिए अगर हमें उसे फिर से यहां पर अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। देखो इसकी कंसंट्रेशन है C, यानी 1 लीटर में C मोल। अगर इसके X मोल टूट गए तो ये X और X बनेंगे। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है टोटल मोल में से कितने मोल डिसोशिएट हुए हैं। टोटल मोल है C, उसमें से X डिसोशिएट हुए थे, तो X इज इक्वल टू C अल्फा। तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा, राइट, ओके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kb, क्योंकि बेस है तो Kb, एसिड होता है तो Ka। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक Kc की हमने पढ़ी, जो कैरेक्टरिस्टिक हमने Kp की पढ़ी, वही कैरेक्टरिस्टिक Ka और Kb की भी होगी। मतलब आप कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा कर लो, वॉल्यूम कम ज़्यादा कर लो, प्रेशर कम ज़्यादा कर लो, कैटालिस्ट डालो या ना डालो, कोई इनर्ट गैस ऐड करो ना करो, भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो Ka और Kb की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम किसी इक्वेशन को रिवर्स करते थे, Kc रिवर्स होता था, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, वो नंबर पावर बन जाती थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। दो इक्वेशन को प्लस करते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनके मल्टीप्लाई होते थे। यहाँ पर भी वही है, क्योंकि ये भी Kc ही है, ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन बेस के लिए है तो Kb कह देते हैं हम। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो C अल्फा, C अल्फा, C माइनस C अल्फा, तो कॉमन लेके काटा पीटी कर देना 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दैट इज C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Kb अपॉन C। तो अगेन अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही होती है हमारी ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक एसिड और वीक बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो ओहो मैं क्या कर गया, क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट इज दिस मैन। कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है और वॉल्यूम के हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन में वॉल्यूम इन्वर्स होता है, तो यहाँ पर इन्वर्स का इन्वर्स
डायरेक्टली हो जाएगा। तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का यही मतलब है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक एसिड और वीक बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, राइट। तो चलिए ये बात हमें समझ में आ गई कि जैसे के ए सी अल्फा स्क्वायर था तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी हुआ। इसी प्रकार से जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेस का सी अल्फा स्क्वायर, तो दैट इज के बी अपॉन में सी होगा। अगर मान लीजिए मैंने दो एसिड लिए, सेम कंसंट्रेशन के मैंने दो एसिड ले लिए और सेम टेम्परेचर पे मैं उनको कंसीडर कर रहा हूं, तो उनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू दैट इज के ए 1 के ए 2, गॉट इट। इसी तरह से अगर मैंने दो बेस लिए, उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb1 एंड दैट इज Kb2, Kb1 एंड Kb2। तो जैसे कि Ka की वैल्यू हमें बताती है एसिडिक स्ट्रेंथ, उसी तरह से Kb की वैल्यू हमें बताएगी बेसिक स्ट्रेंथ। देखो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एसिडिक स्ट्रेंथ के, जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। Ka की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और जितना कंसंट्रेशन आप कम करोगे, कंसंट्रेशन आप जितना कम करते जा रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, वीक एसिड की बात कर रहा हूं, बढ़ती चली जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती थी। लेकिन खैर मैं के को उसको रिलेट नहीं करूंगा, टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो इसी प्रकार से Kb जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, और Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। जितना ज्यादा Kb उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। कोई डिसोशिएट ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है, तो उसकी Kb वैल्यू बढ़ेगी, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। भाई साहब की Kb वैल्यू ले लेते हैं हम, कुछ ले लेते हैं अपनी तरफ से, जो भी मर्जी ले लेते हैं, चलो 8 इंटू 10⁻⁻⁵ ले लेता हूं मैं, ठीक है। फिक्स तो मुझे भी याद नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन में गिवन होती है उस हिसाब से क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। Kb वैल्यू मैंने ले ली, तो मैं इसको 8 को ऐसा करता हूँ ना, 4 ही ले लेता हूँ ताकि और आसानी हो जाए क्वेश्चन में। सबसे पहले होती है इक्वेशन लिखना। इक्वेशन सही लिखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट हुआ अमोनियम आयन में प्लस OH आयन में, ठीक है जी, डिसोशिएट हो गया। इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, यानी 1 लीटर में इसके 0.1 मोल है। जब ये टूटेगा तब जाकर ये बनेंगे। तो पहले तो बताओ कैलकुलेट इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बताओ कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन at equilibrium, calculate concentration of each ion at equilibrium, ठीक है। तो भाई 0.1 में से अगर x मोल टूट गए तो ऑब्वियस सी बात है x और x बनेंगे, ठीक है, x और x बनेंगे। Kb की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। हम पूरे चैप्टर में डिसोशिएटेड पार्ट को हमेशा नेगलेक्ट करेंगे प्लस और माइनस से, तो x आ जाएगा हमारा, Kb कितना था 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में 0.1, तो x की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो इट इज 2 इंटू 10⁻⁻3 मोलर। एंड व्हाट इज x, OH आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हमारी OH आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻3 मोलर। सेम विद अमोनियम आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻3 मोलर। एंड अगेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज 0.1 माइनस x को हम नेगलेक्ट कर ही देंगे, इतने मोलर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टोटल मोल में से कितने मोल डिसोशिएट हुए हैं, 0.1। कितना डिसोसिएशन हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻3, इतने मोल डिसोशिएट हुए हैं, 2 इंटू 10⁻⁻3। परसेंटेज में चाहिए तो 100 से इंटू कर दो, तो 2% आंसर आ जाएगा। मात्र 2% बेचारा टूट रहा है। तो ये तो बात हुई कि भाई वीक एसिड या वीक बेस की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से हमें कुछ इक्वेशंस उनकी लिखनी होती है ना, कुछ इक्वेशंस हमें ऐसे लिखनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात ये होगी कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो डिपेंड करेगी किस पर,
डिसोसिएशन कांस्टेंट पर। जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। सेम विद के बी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने सब्सटेंस लिए, चलिए मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से BOH एक बेस लिया, COH DOH, ठीक है, और चलिए दो ही ले लेते, इतने ही ले लेते हैं। के बी वैल्यू है भाई की 1.5 10⁻⁴। यहाँ पर इसकी के बी वैल्यू है 2.7 10⁻⁵। यहाँ पर इसकी के बी वैल्यू है लेट इट बी 2 × 10⁻²। तो अरेंज द फॉलोइंग बेसिस इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, कि कौन सबसे ज़्यादा इनमें बेसिक है। तो देखिए, सबसे कम वाले की मैं बात करूं तो सबसे कम तो हो गया COH, सबसे कम बेसिक है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक होगा BOH, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा DOH सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा छोंक लगाना पड़ता है कॉमन आयन इफेक्ट का इसी टॉपिक में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो ये तो हमें बता रही है कि कोई सब्सटेंस जितने ज़्यादा सॉल्यूशन में H आयन देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, जो जितने कम H आयन देगा वो उतना कम एसिडिक है, ये भी मैं समझ गया। अभी मैं pH के कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहा हूँ, मैं pH का कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो लूँगा। अभी हम केवल डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। अब इसमें ज़रा कॉमन आयन इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट इससे रिलेटेड है। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट, मैं पहले इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करता हूँ, फिर इस पर क्वेश्चन कराता हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट, देखो कोई एसिड, जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना, ये पानी में डिसोशिएट हो रहा है, फॉर्मेट आयन दे रहा है और हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अभी क्या है ना, सॉल्यूशन में केवल इसका डिसोसिएशन हो रहा है, इसके डिसोसिएशन से फॉर्मेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं। अब सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होंगे वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ये बात हमें पता है। इसकी अपनी एक Ka वैल्यू होगी, इस पूरी इक्वेशन की अपनी एक Ka वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। लेट इट बी कि भाई मान लीजिए मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ और मैंने कहा जी इसकी Kb वैल्यू जो है इसकी कुछ ले लेते हैं, लेट इट बी 1.2 10⁻⁴। ये मैंने अपनी तरफ से ले ली कि इसकी Ka वैल्यू इतनी है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट इतना है। अब मैं इसमें चाहे जो मर्जी ऐड कर लूँ, जो मर्जी। अब मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में सोडियम फॉर्मेट ऐड कर दिया, सोडियम फॉर्मेट ऐड कर दिया। अब आप देखिएगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो 100% उड़ जाते हैं। 100% के लिए कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फॉरवर्ड जा चुका है कि वहाँ प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट तो खत्म ही हो गए हैं। मतलब अगर इसका 1 मोल टूटता तो 1 बनेगा ना, तो ये तो खत्म ही हो गया, तो 0 रह गया ना भाई। स्टार्टिंग में इसका 1 है, ये 0 0 है। अब ये पूरी तरह टूट गया, इसका 1 मोल टूटेगा तो 1 बनेगा, तो इसका खत्म हो गया तो 1 अब अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम क्वेश्चन निकालूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अपॉन में 0 लूंगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इनका जो Ka वैल्यू होती है ना, या जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह लो या Ka वैल्यू कह लो एसिड के लिए, Kb वैल्यू कह लो बेस के लिए, या किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3, इनके लिए हम Ka वैल्यू नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंसंट्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट में हाई होती है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट आने लगता है। तो यार यहाँ से अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करूँगा तो वो इनफाइनाइट आएगा ना, तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में देखो, पहले सिर्फ फॉर्मिक एसिड डिसोशिएट हो रहा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है। अब आपने मान लो इसका 0.1 मोल ऐड कर दिया आपने सोडियम फॉर्मेट का 0.1 मोल सॉल्यूशन में डाल दिया। अब क्या हुआ, फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में एकदम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 100 टाइम, 1000 टाइम, 10,000 टाइम बढ़ गई। तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर
किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। यहां पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। नाउ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद इट विल रीएडजस्ट इटसेल्फ इन सच ए डायरेक्शन सो एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। अब फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड जाएगा। यानी कि जो फॉर्मेट आयन बढ़े हैं ना वो इन हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करेंगे और इक्विलिब्रियम को बैक में ले जाएंगे। फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा हो गई, हाइड्रोनियम की बेचारे की बहुत थोड़ी सी थी, पहले बहुत थोड़ी सी हाइड्रोनियम आयन थी, और फॉर्मेट आयन ऐड करने के बाद, सोडियम फॉर्मेट ऐड करने के बाद फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो गई है। अब इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? बैक में। तो ये कंसंट्रेशन जो हमने बढ़ाई है इसे कम करना पड़ेगा। ये कैसे कम होगी? जब फॉर्मेट हाइड्रोनियम से रिएक्ट करेगा इक्विलिब्रियम को बैक में ले जाएगा। तो धीरे धीरे जो हाइड्रोनियम आयन पहले कम थे वो और कम हो जाएंगे। यानी हाइड्रोनियम आयन पहले ही कम थे, अब बेचारे और कम हो जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी और डिक्रीज हो जाएगी। ये बेचारा पहले ही वीक एसिड था और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज्यादा वीक हो गई। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। आपने भिखारी को और भिखारी बना दिया। जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले ही कम थी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने और कम कर दी। ये बेचारा पहले से ही वीक एसिड था, आपने इसको और ज्यादा वीक कर दिया। कैसे? आपने एक ऐसा सब्सटेंस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया जो कॉमन आयन फर्निश कर रहा है। क्योंकि कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ते ही इक्विलिब्रियम बैक में जाने लगा, हाइड्रोनियम आयन कम होने लगा, इसकी फॉर्मेशन होने लगी। अब ये उतना नहीं टूटेगा जितना पहले टूट रहा था, अब ये कम टूटेगा, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई। तो इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें कि चलिए 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले लेता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, और क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं इसका Ka वैल्यू थोड़ा सा ऐसी ले लेता हूं जिसको सॉल्व करना आसान हो। इतने मोलर है 25 डिग्री सेल्सियस पे। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू 1.8 × -5 होती है, बट मैंने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए इतनी ले ली। अब इसमें क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट, पहला पार्ट, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन कंसंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तीन बातें निकालनी है। दूसरी बात कहता है कैलकुलेट हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन concentration, degree of dissociation when 0.1 mole sodium acetate added। ये हमने ऐड कर दिया, तब बताइए क्या होगा? तो दो बातें हो गई, एक जब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है तब, और एक जब कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्यूशन में लग गया है तब। दो बातों को आपको कंसीडर करना है। तो एक काम करते हैं, 1 by 1 डन करते हैं। पहला पार्ट लेता हूं मैं। देखिए, एसिटिक एसिड पानी में टूटेगा और टूटकर एसीटेट और हाइड्रोनियम आयन देगा, एसीटेट और हाइड्रोनियम देगा। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। अब इसमें से x मोल टूट गए तो x और x आ गया, K हो गया x² अपॉन 0.1 माइनस x। x को हम नीचे से नेग्लेक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी Ka 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻1 और उसका स्क्वायर रूट। तो x की वैल्यू आ गई 10⁻³ मोलर। इसका मतलब हमने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली, कितनी? 10⁻³ मोलर। हमने एसीटेट आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली, 10⁻³ मोलर। और एसिटिक एसिड कितना होगा? 0.1 माइनस x को नेग्लेक्ट कर देंगे 0.1। नाउ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? टोटल मोल में से कितने टूटे हैं। टूटे हैं कितने? 10⁻³ परसेंटेज चाहिए तो 100 से इंटू कर देना, 1% टूट रहा है, मात्र 1% टूट रहा है एसिटिक एसिड। इस कंडीशन में एसिटिक एसिड मात्र 1% डिसोशिएट हो रहा है। लेकिन अब हमने दाल में लगा दिया है छोंक, कॉमन आयन इफेक्ट, कि अगर ये इस तरीके से पहले इक्विलिब्रियम में था, इस तरीके से ये पहले टूटकर इक्विलिब्रियम में स्टैब्लिश था, जहां पर एसीटेट की कंसंट्रेशन 10⁻³ थी, हाइड्रोनियम की 10⁻³ थी। अब आपने इसकी हंसती खेलती जिंदगी में सोडियम एसीटेट ऐड कर दिया। अब सोडियम एसीटेट तो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है भाई, ये तो दबंग आदमी है, पूरी तरह टूट जाएगा, एसीटेट दे देगा और सोडियम दे देगा।
अब इसका 1 मोल टूटेगा तो 1 आपने कितने मोल ऐड किए, 0.1 मोल, 0.1 ऐड किए, 0.1 ये हो जाएगा, 0.1 ये हो जाएगा, खत्म, ये तो खत्म हो गया। इसको ऐसा ना हो ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, स्टार्टिंग में ये 0.1 है तो ये 0 अब ये जब पूरी तरह से टूट गया तो ये 0 हो गया, ये 0.1 ये 0.1। अब एसीटेट आयन देखो, जब आपने 0.1 मोल ऐड नहीं किए थे तब एसीटेट आयन कितने थे, 10⁻³ और अब आपने 100 टाइम्स एसीटेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। भाई 10⁻³ को 100 से इंटू करूंगा तो 0.1 आएगा ना। तो अब आपने एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन 100 टाइम्स बढ़ा दी, तो ऊपर वाली इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, और ली चार्ल्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नाउ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अब वो एसीटेट जो ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, वो हाइड्रोनियम से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैक में लेकर जाएंगे, तो धीरे धीरे हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसकी जो बढ़ गई थी वो भी धीरे धीरे कम होगी, ये बेचारा बनने लग जाएगा, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, थोड़ी देर में एक नया इक्विलिब्रियम आएगा, थोड़ी देर में एक नया इक्विलिब्रियम आएगा। पहले अगर x मोल डिसोशिएट हो रहे थे, अब x से भी कम डिसोशिएट होंगे, मान लीजिए अब y मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, अब y मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, पहले x हो रहे थे अब y डिसोशिएट होंगे तो y और y बनेंगे। अब टोटल एसीटेट कितने हो जाएंगे, y प्लस में 0.1, लेकिन y की वैल्यू तो x से भी छोटी है, तो आप y को नेग्लेक्ट कर दो यहां से 0.1। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, y रह गई है, और एसिटिक एसिड की कितनी है, एसिटिक एसिड की 0.1 माइनस वाई, नेग्लेक्ट कर दो y को 0.1। लेकिन आप जानते हैं कि इस सॉल्यूशन में आप जो मर्जी ऐड कर लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जितना Ka वैल्यू पहले था ना Ka, उतना ही Ka अब रहेगा। यानी कॉमन आयन इफेक्ट अगर आप कर रहे हैं तब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज मत कीजिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए एसीटेट की कंसंट्रेशन कितनी है, मैं लिख देता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसीटेट की कंसंट्रेशन 0.1, हाइड्रोनियम की y और एसिटिक एसिड की 0.1, और ये है 10⁻⁵, तो y की वैल्यू आ गई 10⁻⁵ मोलर। इसका मतलब आप देखिए कि पहले आपके पास हाइड्रोनियम आयन कितने थे, 10⁻³ थे, लेकिन अब आपके पास हाइड्रोनियम आयन कितने हो गए, 10⁻⁵, यानी 100 टाइम कम हो गई। एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी 100 टाइम डिक्रीज हो गई। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो ना, H आयन कंसंट्रेशन आपकी जब 100 टाइम डिक्रीज हो गई तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले 1% थी, अब 1% से भी कम आएगी। भाई टोटल मोल इतने टूटे कितने, 10⁻⁵। परसेंटेज में चाहिए 100 से इंटू कर दो 10⁻⁻²। तो आप देख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये इधर आ नहीं रहा, मुझे इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूं, इधर कर देता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मैंने अल्फा डैश लिख दिया। टोटल मोल में से कितने डिसोशिएट हुए हैं, y डिसोशिएट हुए थे। 0.1 में कितने डिसोशिएट हुए, इतने डिसोशिएट हुए। अगर मुझे ये परसेंटेज में चाहिए तो 100 से इंटू कर दूंगा तो आंसर आएगा 10⁻⁻²%। तो आप देख सकते हैं यार कि पहले वो 1% टूट रहा था, पहले वो 1% टूट रहा था, अब 1 से भी 100 टाइम कम हो गया। तो आपने तो भिखारी को अति भिखारी बना दिया यार। तो कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, कॉमन आयन इफेक्ट, अभी ये मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है ना कॉमन आयन इफेक्ट का, ये इस चैप्टर में चलता रहेगा। अभी तो हमने केवल डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और Kb को एक इनिशियल लेवल पे पढ़ा, एक इंट्रोडक्टरी लेवल है ये, तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया। जब आप आयनाइजेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर पढ़ेंगे, जब डिसोसिएशन कांस्टेंट में जब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर होगा, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात आएगी, वहां पर भी कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, वहां पर भी कॉमन आयन इफेक्ट आएगा। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में भी कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, और वहां तो इसकी बहुत जबरदस्त वाइड एप्लीकेशन होगी। सो फिलहाल अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, अब चैप्टर जैसे जैसे आगे चलेगा चीजें बहुत विकराल होती चली जाती हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने का मतलब है अब एसिड उतना नहीं टूट रहा जितना पहले टूट रहा था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर कम करना है तो उसमें एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दो, एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दो जो कॉमन आयन दे सके। जैसे ही कॉमन आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, इक्विलिब्रियम बैक में जाना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन में जो भी हाइड्रोनियम या जो भी OH आयन
अगर वीक बेस है, वो जितने भी थे वो उससे भी कम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब एसिड की स्ट्रेंथ और कम होती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये तो बात हुई डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड की, डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस की, यानी Ka और Kb वैल्यू को हमने समझा। क्या इनकी सिग्निफिकेंस है कि Ka वैल्यू क्या शो करती है, Kb वैल्यू क्या शो करती है, व्हाट इज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और टेम्परेचर से इसकी क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी समझी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वहां से हमारा फिर पीएच की कहानी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।